Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS Khatumar. Students, we are going to study 10th class science English medium. Students, हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है और इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से हैपन होती है और उसका इक्वेशन हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको केमिकल इक्वेशन जो आप बनाना सीखे थे, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है और उस बैलेंस करने का रीजन क्या होता है, ये हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में कुछ जो केमिकल रिएक्शन है उनके टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं और केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ और ढंग से देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी और बिल्कुल ईजी वे में आपके समझ आ जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वाई ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए, ये बात है, ये क्वेश्चन है हमारा। कोई केमिकल इक्वेशन होता है उसको हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। देखो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, वो चीज़ें मैं आप यहीं नहीं लेके आ रहा हूँ, नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या स्टेटमेंट देता है। दिस लॉ स्टेट दैट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास ऑफ एनी सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ये लॉ स्टेटमेंट देता है कि आप किसी भी मैटर या सब्सटेंस के मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उस मास को आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, सृजित कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये चौक दिखा रहा हूँ, ये एक मैटर है, सब्सटेंस है, इसका कोई ना कोई मास होगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर मैं इसका मास डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, छोटा करोगे, इसका मास कम होगा, फिर उसको और ब्रेक करोगे और मास कम होगा, और ब्रेक करोगे, ब्रेक करते चले जाओगे, एट लास्ट आप एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जहां पर आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे तो स्टूडेंट्स इसका वो वन एटम होगा और वो वन एटम जो होगा उसका भी तो कोई ना कोई मास होगा, क्योंकि आपको पता है विच सब्सटेंस आर कॉल्ड मैटर। कौन से सब्सटेंस को आप मैटर बोल सकते हो। मैटर आर दो सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव एनी मास। कोई भी वो सब्सटेंस मैटर हो सकता है जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कोई ना कोई मास होता है, वो मैटर होता है। और इस चौक का जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल्स आप निकाल के लाओगे वो एक मैटर है, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका कोई ना कोई मास होगा और फिर ऐसे एटम्स को आप एक साथ कलेक्ट करोगे तो चौकी बनेगा। तो आप इसका मास डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और ना ही इसका मास आप फॉर्म कर सकते हो। कोई भी एनीथिंग एल्स इन दिस नेचर, आप किसी भी सब्सटेंस का मास फॉर्म नहीं कर सकते। ऑलरेडी कोई ना कोई मास उनके अंदर है,
हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप दो सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ अटैच करके उसके मास को इंक्रीज कर सकते हो, या फिर किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर कर उसका मास डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही मास को फॉर्म कर सकते। ओके, क्लियर। तो जब स्टूडेंट्स इस लॉ के अकॉर्डिंग मास डिस्ट्रॉय और फॉर्म नहीं हो सकता, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास और जो प्रोडक्ट सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहे हैं उनका टोटल मास कैसा रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। तो उनका मास कंजर्व रहे, इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर लिखता हूं। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मैं इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा यहाँ पर, सिर्फ इसका हवाला दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का क्या? टोटल मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स and the total mass of products should be conserved. Should be conserved. रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास कैसा होना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि जितने सब्सटेंस आप रिएक्शन कराने के लिए यूज़ कर रहे हो वही मास तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो द मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मासेस आर कंजर्व्ड। समझ आ रही है बात? जितने पदार्थ आप यूज कर रहे हो रिएक्शन कराने के लिए उतने ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब प्रोडक्ट उतने ही बन रहे हैं तो इधर का मास और इधर का मास, दोनों साइड का LHS का और RHS का मास कैसा होना चाहिए? कंजर्व नहीं होगा। अगर कंजर्व होगा तो आपको वो रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी? बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है। सो ए केमिकल इक्वेशन should be balanced. To balance a equation, heat and trial method is used. कौन सा मेथड यूज करोगे? हिट एंड ट्रायल। अब देखो एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया। किसको हीट किया? कैल्शियम कार्बोनेट को। ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनाई इसने और CO2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, CO2 गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब इन में आपको पता है ये कौन है? रिएक्टेंट्स, ये कौन है? प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट दो आ गए। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस रिएक्शन में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है, टोटल मास है, वो कंजर्व है या नहीं है, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल दे रहे हैं आपके लिए। तो देखो, कैल्शियम का मास होता है स्टूडेंट्स 40, एक एक एलिमेंट लेना है हमको। कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है। कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? यहाँ कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए। 48 कितना आया? 100 यूनिट। ओके, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आ गया? 100 यूनिट। चेक करते हैं इधर 100 आता है या नहीं आता है। देखो, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, इधर इसका तो ये आ गया, और इधर इसका कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, ये हो गया 56, प्लस ये हो गया 12 + 32, और ये आ जाएगा 44। दोनों को ऐड कर दो, 100 यूनिट। देख लो चेक करके, LHS एंड RHS दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, चेक करो। तो ये केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है? और इस केमिकल इक्वेशन के अंदर ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसी प्रकार से हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई होता है, हर रिएक्शन के लिए। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने ये वाली रिएक्शन तो देखिए, ये वाली रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन को हम ओपन एयर में जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है हमको, ठीक है ना। तो ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ये चेक कर लो। ये बैलेंस नहीं है ना, नहीं है ना। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी डबल हो गया। अब इनका मास चेक कीजिए। देखो, 2 तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 + 16, यहाँ पर 48 प्लस ये कितना आ गया? 32। कितना आ गया बताओ? 80 यूनिट। अब यहाँ पे चेक करो, 2, ये कितने हो गए? 40। कितना आया बताओ? 80 यूनिट। बात समझ में आ रही कि ना? अगर मैं इसको बैलेंस नहीं करता तो क्या ये इक्वल हो जाते? नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते। इसलिए हमें कोई केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आप ढंग से इसको समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, स्टार्ट कर देते हैं। ये तो केमिकल इक्वेशन की बात हो गई, हमको कोई केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करना चाहिए। अब देखो, केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता भी है और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताता है। तो केमिकल इक्वेशन की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। केमिकल इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, केमिकल इक्वेशन की क्या लिमिट्स हो सकती हैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो आप बच्चों ध्यान से इस बात को देखेंगे। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं हम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द reactants and products as number of
मॉलिक्यूल्स। पता लग जाता है हमको कोई केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आप पता लगा लेते हो तो मास आर ऑब्टेन्ड, आप इनका आराम से मास ऑब्टेन्ड कर सकते हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब आपको नंबर्स का पता लग जाएगा, वही 2 मॉलिक्यूल हैं या 1 मॉलिक्यूल है, तो आराम से उसका क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो ना, ठीक है ना। अब देखो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है फिजिकल स्टेट कैन बी नोन। केमिकल इक्वेशन से आप किसी भी रिएक्शन की या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस की, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उनकी फिजिकल स्टेट का पता लगा सकते हो। फिजिकल स्टेट का मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये हम पता लगा सकते हैं। थर्ड इसकी है रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिएक्शन। लाइक कोई भी रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, जैसे देखो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट एटसेट्रा आर नोन बाई इट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर दिया जा रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, या फिर उसके लिए कोई कैटलिस्ट उसके अंदर ऐड किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों का पता हमको इक्वेशन से ही लगता है, क्योंकि जो एरो साइन होता है ना, उस एरो साइन के ऊपर हम टेम्परेचर को लिख देते हैं, प्रेशर को लिख देते हैं, कैटलिस्ट के बारे में भी लिख देते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं आपको एक केमिकल इक्वेशन से ही मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये केमिकल इक्वेशन की एक खास प्रॉपर्टी है। फोर्थ है by the equation it is clear that reaction is exothermic or endothermic। एक केमिकल रिएक्शन से ये बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि जो रिएक्शन आपके लिए लिखी जा रही है या आप जो रिएक्शन कर रहे हो वो एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को हम डिफाइन भी करेंगे, उसके एग्जांपल्स भी आपको देंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज है केमिकल इक्वेशन की, ये प्रॉपर्टीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एक केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिट्स भी होती हैं। लिमिट्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन की क्या लिमिट हो सकती है वो भी चेक कर लेते हैं हम। देखो एक केमिकल इक्वेशन जो होता है, उस इक्वेशन से हमको इस बात का पता नहीं लगता कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है, बस इक्वेशन नोट कर दिया, उससे पता नहीं लगता ये रिएक्शन अभी चली रही है कि कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो एक तो इसकी ये लिमिट है। फर्स्ट, इट डज नॉट गिव information about, it does not give information about regarding the
कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बारे में कंप्लीट हुई या नहीं है कोई भी जानकारी हमको केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है। और दूसरी इसकी क्या है, दी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डज नॉट क्लियर बाय इट, इसके द्वारा नहीं पता होता कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, यानी कि कितनी अमाउंट में वो बने हुए हैं। जैसे किसी बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने दो केमिकल्स को आपस में मिक्स कर दिया और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट बन गया, तो हमको नहीं पता लगता है कि उसके अंदर प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के बारे में भी हमको इससे जानकारी नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ इसकी लिमिट्स भी हैं, तो ये भी हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। कई बार क्या है, एग्जाम में लिमिट्स को पूछ लिया जाता है, राइट एनी टू लिमिट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये लिमिट्स यहाँ से लर्न करनी होंगी और ये ही लिमिट्स आपको नोट करनी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनको नोट कीजिए या शॉर्ट लीजिए। ओके, अब देखो यहाँ से आगे केमिकल इक्वेशन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो देखो रिएक्शन तमाम तरह की हो सकती हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जिनमें मेनली आपको ध्यान में रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या जिसको एडिशन बोल सकते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन या और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कंबस्टन, ये सारी कुछ मेन रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी जो रिएक्शन है ये आपको इस चैप्टर के अंदर आने वाली हैं और इस चैप्टर में हम सभी रिएक्शन को एक एक करके डिफाइन करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले मैं रिएक्शन को ले रहा हूँ, वो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। देखो एडिशन नाम से पता लग रहा है ऐड होगा कुछ ना कुछ, है ना। दो रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होंगे और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो क्या कहलाएगी, एडिशन रिएक्शन। तो कैसे डेफिनेशन बनाना है, the reaction, the chemical reaction in which, the chemical reaction in which two or more substance combine together and form a single product called addition reaction। दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसको आप लोग क्या बोलोगे, एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैग्नीशियम के रेवेन को आप जब बर्न करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो दो रिएक्टेंट हो गए, सिंगल प्रोडक्ट हो गया। बैलेंस कर दो, आपने अगर कार्बन को बर्न किया, जलाया, तो ये CO2 गैस रिलीज बनाएगा। CO2 गैस रिलीज होगी। कार्बन को अगर आप जलाते हो तो वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक एडिशन रिएक्शन हो गई।
समझ आ रही है बात। अब देखो ठीक इसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एथीन। ये एक चैप्टर आएगा कार्बन वाला, उसमें आपको पता लगेगा कि एथीन क्यों बोलते हैं इसको। अगर एथीन का हाइड्रोजनेशन किया जाए निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, देखो ये निकल जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कैटलिस्ट है, ठीक है ना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन। नाम लिख रहा हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये ध्यान रहे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो एथीन है ये निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन जो है इनके साथ ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद ये बनाता है CH3 बॉन्ड CH3, और इसको बोलते हैं हम एथेन। ये भी एक क्या है, एडिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो आप लोग ये तो देख ही रहे हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं सब्सटेंस के वो तो ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। भाई जो रिएक्टेंट हैं उनके अंदर ओल्ड बॉन्ड बने हुए हैं और वो ओल्ड बॉन्ड एक दूसरे के से ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तभी तो जाके प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो इनमें बॉन्ड ब्रेक्स होती भी हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तभी यहाँ पर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया है। एडिशन रिएक्शन को देखो और मैं दे सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप। इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो CaCO3, ये भी एक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि टू सब्सटेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, रिएक्टेंट वाले कितने भी हों, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, एडिशन रिएक्शन के। ओके, तो सभी एग्जांपल्स को आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं हम। रिप्लेसमेंट बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, हटाना, रिमूव करना। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स क्या होता है, रिमूव करना। तो कोई सब्सटेंस आएगा दूसरे सब्सटेंस को रिमूव कर देगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको एक ही रिएक्शन बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस प्रकार से हैपन है या कैसे संपन्न होती हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स और उनकी डेफिनेशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक आप इस वीडियो के में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशंस या नॉलेज आपको दी गई है उसको ढंग से चेक करें। स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी किया करो। कमेंट्स करते हो तो स्टूडेंट्स मुझे पता लगता है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हो और पढ़ भी रहे हो, अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट्स ज़रूर किया करो। मैं चेक करता हूँ आपके कमेंट्स को, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू।